आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। इससे जो पिछली हमारी क्लास हुई थी वो विशेषण के बारे में हुई थी और आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया की क्या डेफिनेशन है, कि क्रिया की क्या परिभाषा होती है। जितनी भी चीज़ों को यदि हम कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो चीज़ों को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और चीज़ों को हम उसी तरह से याद भी रख सकते हैं। तो वो दिया गया है हमारे पास कि किसी कार्य का करना या होना क्या होता है, वो क्रिया होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। जो संस्कृत है, संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है और उस धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय। तो जो शब्द है, शब्द के लास्ट में जो हमारे पास जो शब्द लगते हैं जिससे उस शब्द का क्या है, अर्थ बदल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रत्यय बोला जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम ना प्रत्यय लगाएंगे जिन शब्दों के लास्ट में तो वो क्या बन जाएगा? तो वो हमारे पास क्रिया बन जाएगा। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि जो अन्य शब्द है उनसे जो भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनती है, तो वो प्रत्यय के लगाने से भी बनती है। जैसे प्रत्यय क्या है हमारे पास? हो गया त, हो गया ता, हो गया अ, हो गया य, हो गया ना, हो गया आई, हो गया। ये सारे क्या है? इक हो गए। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास प्रत्यय दिए गए हैं। जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का हमारे पास सिलेबस दिया गया है उसमें हमारे पास प्रत्यय नहीं दिया गया है, लेकिन यदि जो प्रत्यय आपने हिंदी ग्रामर करना है, व्याकरण करना है, तो उसमें हमारे पास प्रत्यय एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे ही आपने भाववाचक संज्ञा पढ़नी है तो आपको प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है जिससे वो भाववाचक संज्ञा बनती है। और उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई शब्द है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है खेल। खेल में जब हम न प्रत्यय लगाते हैं तो खेलना बनता है, तो खेलना क्या बन जाता है? क्रिया बन जाती है। उसी तरह से अगला है हमारे पास चल। चल में जब हम न प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया बनती है चलना। उसी तरह से हमारे पास अगला शब्द है पढ़। पढ़ में जब न प्रत्यय लगता है तो वो उसका जो क्रिया बनती है वो बनती है पढ़ना। इसी तरह से जब न प्रत्यय लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो शब्द हमारे पास क्रिया बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसी कार्य के करने या होने को क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। और क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना या होना। किसी कार्य का करना या होना क्या है? वो हमारे पास क्रिया है। ये डेफिनेशन सबको पता होती है, तो आपने समझना है कि वो किस तरह से क्रिया बनती है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये दोनों क्रियाएं पूछी जाती है। क्रिया से इन दोनों से ही क्वेश्चन बनता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से। तो इन दोनों को आप इजीली समझ सकते हैं। और क्रिया के कितने भेद हैं कर्म के आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे वाक्य में कर्म पर नहीं रहता तथा कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट हो जाते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर? कर्ता के ऊपर। किसी व्यक्ति, कर्ता क्या होता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। यदि उसके ऊपर सीधा प्रभाव किसका? क्रिया का सीधा प्रभाव
कर्ता के ऊपर पड़ता हो तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और उस वाक्य में जो वो वाक्य दिया गया होगा उसमें हमारे पास कर्म नहीं दिया गया होगा तो उस क्या बोला जाएगा? उसे अकर्मक क्रिया बोला जाएगा। जैसे बालक दौड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि बालक दौड़ता है, तो बालक क्या हो गया? बालक हमारे पास यहाँ पर कर्ता हो गया। तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। और दौड़ना या दौड़ता यहाँ पर क्या हो गया? तो ये हमारे पास क्रिया हो गई। बालक क्या हुआ? बालक कर्ता हुआ। और दौड़ना क्या हो गई? दौड़ना हमारे पास यहाँ पर क्रिया हो गई। और इस वाक्य में हमारे पास क्या नहीं दिया गया है? कर्म नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पर कर्म दिया गया होता तो ये कौन सी क्रिया हो जाती? तो ये हमारे पास सकर्मक क्रिया हो जाती। यदि कर्म दिया जाए तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यदि कोई वाक्य बिना कर्म के दिया गया है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? वो हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अगला वाक्य है सूर्य उगता है, तो सूर्य क्या हो गया? कर्ता हो गया। सूर्य क्या हुआ? कर्ता हुआ। उगना या उगता है वो हमारे पास क्या हो गई? वो हमारे पास क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में भी क्या है? कर्म नहीं दिया गया है। जिस वाक्य में कर्म दिया जाएगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना आप कंसेप्ट को समझेंगे उतना ही चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने पहचान बता दी है। यदि कोई वाक्य दिया गया है और वाक्य में आपके पास यदि कर्म दिया हुआ होगा तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो सकर्मक क्रिया होगी। यदि कर्म नहीं दिया गया है तो वो हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अगला हमारे पास यहाँ पर वाक्य दिया गया है बच्चा रोता है। तो बच्चा क्या है? बच्चा हमारे पास कर्ता है और रोना हमारे पास क्रिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? बच्चा कर्ता है और रोना हमारे पास यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कर्म है वो नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो क्रिया का सीधा प्रभाव है वो किसके ऊपर है? वो हम यहाँ पर कर्ता के ऊपर है, क्योंकि कर्म तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। यदि कर्म दिया हुआ होगा तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म के ऊपर पड़ेगा। किसका प्रभाव? क्रिया का प्रभाव। जब क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा तो वो हमारे पास कर्मक क्रिया हुई। जब क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता के ऊपर पड़ेगा तो वो हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला वाक्य दिया गया है पक्षी उड़ता है। यहाँ पर जो पक्षी है वो क्या है? वो उड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव यहाँ पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसमें दौड़ना, उगता, रोता और उड़ना ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं? ये हमारे पास अकर्मक क्रियाएं हैं। निम्न क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तैरना, उड़ना, नहाना, सोना, जागना, रोना, टहलना, भागना, दौड़ना, चमकना, थूकना, चीखना, खांसना, नाचना, हंसना, बोलना और उगना। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल इसके साथ दे देता हूँ। राम तैरता है, राम उड़ता है, राम नहाता है, राम सोता है, राम जागता है, राम रोता है, राम टहलता है, राम भागता है, राम दौड़ता है, राम चमकता है, राम थूकता है, राम छींकता है, राम खांसता है, राम नाचता है, राम हंसता है, राम बोलता है, राम उगता है। तो ये सारी क्या है? ये सारी की सारी हमारे पास अकर्मक क्रियाएं हैं। और इसके मैंने आपको वाक्य भी बनाकर बता दिए। ये सारे किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? कर्ता के ऊपर। कर्ता क्या था? कर्ता हमारे पास यहाँ पर राम था। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि कर्ता क्या है, राम है, या कर्ता को किसी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, यदि उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जहाँ पर कर्म नहीं दिया गया होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया है, और जो हमारे पास क्रिया दी है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वो हमारे पास अकर्मक क्रियाएं हो गई। कर्मक क्रियाओं में हमारे पास तैरना, उड़ना, नहाना, सोना, जागना, रोना, टहलना, भागना, दौड़ना, चमकना, थूकना, छींकना, खांसना, नाचना, हंसना, बोलना और उगना आता है। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास अकर्मक क्रिया के शब्द दिए गए हैं। यदि वाक्यों में ये तीनों जो जितने भी यहाँ पर मैंने आपको ये शब्द बताए, यदि ये दिए गए हैं तो ये सारे के सारे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह से जो दूसरी क्रिया है वो है हमारे पास सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है दूसरी? सकर्मक
कर्मक क्रिया जो लगभग आधे से ज़्यादा मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो कर्मक क्रिया क्या होती है? जो वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया में किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? अकर्मक क्रिया में प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है। जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं। और वाक्य में कर्म रहता है तो उसे कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसको डेफिनेशन पता होती है और डेफिनेशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना आता है तो वो उस वाक्य की क्रिया को आसानी से बता सकता है। जैसे हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, विशेषण के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने आपको उदाहरण के साथ वाक्यों के बारे में बताया था कि कौन सी क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर किस तरह से पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जैसे संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और हमारे पास सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और उसके बाद विशेषण के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए बार बार मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जितना चीज़ों को आप इंटरलिंक करेंगे और चीज़ों का जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ों में इस तरह से जो रिवीजन करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे और चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे ही संज्ञा आ गया तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्रिया के बारे में पढ़ा तो क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के हमारे पास 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर? कर्ता के ऊपर पड़ता है। और वाक्यों में हमारे पास कर्म नहीं दिया गया है तो वो सारी क्रियाएं कैसी होती है? वह हमारे पास अकर्मक क्रियाएं होती है। लेकिन कर्मक क्रियाएं इस बिल्कुल इसके अपोजिट है, विपरीत है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जो वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा कर्ता पर नहीं, और वाक्यों में कर्ता रहता है और कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सकर्मक क्रिया बोला जाता है। जैसे मोहन दूध पीता है, तो मोहन क्या है? मोहन यहाँ पर कर्ता है लेकिन कर्म क्या दिया गया है? दूध। तो इसलिए मोहन दूध पीता है, क्रिया क्या हुआ? पीना। तो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? दूध के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वो क्या है? वो हमारे पास कर्म है। तो दूध क्या है? कर्म हो जाएगा और पीना हमारे पास यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। और पीने का जो ज़्यादा प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर नहीं, वो कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये हमारे पास सकर्मक क्रिया हो गई। और अगला हमारे पास जो वाक्य दिया गया है वो है मोहन साइकिल चलाता है। तो मोहन क्या होगा? मोहन हमारे पास यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। मोहन क्या होगा? कर्ता होगा। और साइकिल क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हुआ। और चलाना क्या हुआ? यहाँ पर क्रिया हुई। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं तो आप चीज़ों को ईजिली सॉल्व उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला वाक्य दिया गया है राधा खाना बनाती है। और कौन खाना बनाती है? राधा बनाती है। लेकिन किसके ऊपर ज़्यादा फोकस है? फोकस कर्म के ऊपर है, खाना बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए यहाँ पर जो खाना है वो क्या है? कर्म हो जाएगा। राधा क्या होगा? वो कर्ता होगी। और बनाना क्या है? बनाना यहाँ पर हमारे पास क्रिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये क्या है? ये हमारे पास कारक है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल में हमारे पास कारक नहीं दिए गए हैं। लेकिन आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझना है तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती है। यदि ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे तभी आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, वो चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। अगला जो हमारे पास वाक्य दिया गया है वो है सीता ढोलक बजाती है। तो यहाँ पर सीता क्या हुआ? सीता हमारे पास कर्ता हुआ। ढोलक क्या है? कर्म है। और बजाना क्या है?
बजाना यहाँ पर क्रिया है। तो ज़्यादा फोकस किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पर ढोलक के ऊपर हो रहा है। बजाया किसको जाएगा, ढोलक को बजाया जाएगा। किसको बजाया जाएगा, ढोलक को बजाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, राधा खाना बनाती है, क्या बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा। तो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस जब कर्म के ऊपर पड़ेगा तो वो हमारे पास सकर्मक क्रिया होगी। मोहन साइकिल चलाता है, मोहन क्या चलाएगा, साइकिल चलाएगा। जैसे ही क्या आप डालेंगे तो क्या से आपका उसका आंसर निकल आएगा। मोहन पीता है, मोहन क्या पिएगा, तो मोहन दूध पिएगा। जब दूध आएगा, दूध क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप इस तरह से इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको क्रिया के बारे में बताया कि क्रिया क्या होता है। उसके बाद मैंने क्रिया के भेदों के बारे में बताया कि क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है। यदि किसी को यहाँ तक डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज़ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम रोटी खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। ए अकर्मक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिसमें हमारे पास कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस पड़ता है। किसका, क्रिया का। क्रिया का ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, कर्म पर रहेगा। राम रोटी खाता है, राम क्या खाता है, रोटी। तो रोटी क्या है यहाँ पर, रोटी हमारे पास यहाँ पर कर्म हो जाएगा, और क्रिया क्या होगा, क्रिया यहाँ पर खाता हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा, और कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ पर राम है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ईजिली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन होता राम खाता है, तो वो क्या, कौन सी क्रिया हो जाती, वो हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि वहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है। कर्म क्या था, कर्म यहाँ पर रोटी है। यदि रोटी को हटा देते हैं कि राम खाता है, राम क्या खाता है पता नहीं है, आंसर नहीं मिलेगा कि राम क्या खाता है, पता नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन यहाँ पर कर्म रोटी दिया गया है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, ये हमारे पास सकर्मक क्रिया हुई। तो अगला क्वेश्चन है, आसमान में पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। ए या कौन सी क्रिया है, ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी सहायक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। आसमान में पक्षी उड़ता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम तैरता है, इसमें कौन सी क्रिया है। ए सकर्मक क्रिया, बी एक कर्मक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। राम तैरता है, यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है। कर्म नहीं दिया गया है तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये हमारे पास अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या, कर्म नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पर कर्म दिया गया होता तो ये क्या होता, तो ये हमारे पास सकर्मक क्रिया होती, लेकिन कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया है, ए उड़ना, बी तैरना, सी दौड़ना, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। उड़ना, तैरना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमारा टॉपिक है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि किसी को अभी भी क्रिया में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।